नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश स्पेशल वाला टॉपिक होता है, यह काफ़ी अधिक जो है रटने वाला होता है। इसमें जो है आपको रटना बहुत पड़ता है, ठीक। इसी वजह से आपको काफ़ी अधिक उबाऊ लगता है ये टॉपिक, आप तैयार नहीं कर पाते सही से। तो इसी वजह से आज हम इस वीडियो में जो है इस टॉपिक को, जो उत्तर प्रदेश के जितने भी फैक्ट होते हैं, ठीक, इन सबको हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने का प्रयास करेंगे। और मैं बता दूं कि ये जितने भी जो है ट्रिक रहेंगे काफ़ी आसान भाषा में रहेंगे और आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक। देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, ये हमारी वीडियो जो है MCQs पे आधारित होगी। अर्थात पहले आपको प्रश्न उत्तर दिखाया जाएगा, उसके बाद उसकी व्याख्या की जाएगी और इसी व्याख्या में आपको ट्रिक बताया जाएगा, जो फैक्ट होगा उसे याद करने का। अब देखिए, MCQs लाने का मेन मकसद ये है कि परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस चीज़ की जानकारी आपको देने के लिए हम जो है प्रश्न उत्तर को रखे हैं। और ये प्रश्न उत्तर कहीं और से नहीं लिया गया है। पिछली परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो आपके PCS के हों, चाहे IAS के हों, चाहे UPSI के हों, चाहे आपका VD हो, चाहे लेखपाल हो, जहाँ भी यूपी स्पेशल पूछा गया है, उन सभी जो है क्वेश्चन को यहाँ लेकर आया गया है, ताकि आपको ये आराम से पता चले कि हाँ, इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी आधार पे आप तैयारी कर पाएँ, ठीक है। तो देखिए, आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये जो है कला, संगीत और नृत्य, इसी पे आधारित है और इसी पे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं सब प्रश्नों को रखा गया है और उसकी व्याख्या करके ये टॉपिक जो है आपको पूरा क्लियर किया गया, ठीक है। तो वीडियो में जो है आप अंत तक बने रहिए, ताकि आप देखिए और समझ पाइए कि वीडियो जो है कितनी अधिक बेहतरीन आपके लिए बनाई गई है। और अगर वीडियो पसंद आएगी तभी आप वीडियो को लाइक करिएगा, अन्यथा ना करिएगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है कि कृपया करके जो है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं जो आपके लिए बहुत ही अधिक सहायक होती है, ठीक है। तो फिर चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसका हम पहला प्रश्न देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, चित्रकला की मुग़ल शैली का आरंभ किया था। जो मुग़ल शैली चित्रकला की जो मुग़ल शैली थी, उसका आरंभ किसने किया था? ऑप्शन ए है अकबर ने, ऑप्शन बी है हुमायूं ने, ऑप्शन सी है जहांगीर ने, ऑप्शन सी है शाहजहां ने। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हुमायूं ने जो है मुग़ल शैली चित्रकला की मुग़ल शैली का आरंभ किया था, ठीक है। देखिए, अब इसकी व्याख्या क्या है। देखिए, मुग़ल चित्रकला शैली का जो स्वर्णकाल है, ये जो जहांगीर का काल था, इसे जो है मुग़ल चित्रकला शैली का जो है स्वर्णकाल इसके काल को कहा जाता है। अब देखिए, ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न जो है इतिहास में भी पूछा जाता है और यूपी स्पेशल में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैली है, जो आधुनिक चित्रकला थी उसकी प्रमुख शैली कौन सी? देखिए, वास एवं टम्पा, ये भी एक शैली है चित्रकला की, और एक है लखनऊ शैली, ठीक। तो ये दोनों जो है आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ हैं। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक किसे कहा जाता है? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं कि लखनऊ चित्रकला शैली का जनक किसे कहा जाता है। जो जन्मदाता है वहाँ से जो है प्रश्न अक्सर जो है पूछे जाते हैं, ठीक। तो असित कुमार हल्दर जो है वह लखनऊ चित्रकला शैली के जन्मदाता हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी। ऑप्शन ए है महेंद्र नाथ सिंह, ऑप्शन बी है नंद किशोर शर्मा, ऑप्शन सी है शिवनंदन नौटियाल, ऑप्शन डी है विश्वनाथ मेहता। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, शिवनंदन नौटियाल। इन्होंने जो है सत्यम शिवम सुंदरम की जो है रचना की थी। तीसरा प्रश्न है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय। ऑप्शन ए है भरतनाट्यम नाट्य अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी, ऑप्शन बी है भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ऑप्शन सी है ललित कला अकादमी, ऑप्शन डी है संगीत नाट्य अकादमी। तो देखिए, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय जो है आपका भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, यही जो है सबसे पहला है। इसकी स्थापना जो है 1926 में जो है की गई थी, ठीक। और ये वर्तमान में लखनऊ में स्थित है। अब देखिए, इसे हम याद करेंगे थोड़ा ट्रिक के माध्यम से। देखिए, भारतेंदु नाट्य अकादमी, इसमें क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि भारतेंदु नाट्य अकादमी कब स्थापित, इसकी स्थापना कब की गई थी, सन पूछ लेता है, और यह स्थापित कहाँ है यह पूछ लेता है। ये दो चीज़ जो है इससे पूछता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप याद कैसे करेंगे? देखिए, जैसे आपका ये भारतेंदु नाट्य अकादमी है, यह इसकी स्थापना
1975 में हुई थी और यह लखनऊ में है, वर्तमान में स्थित है। भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, इसकी स्थापना 1926 में हुई थी और यह भी लखनऊ में है। ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी और यह भी लखनऊ में है। वहीं संगीत नाट्य अकादमी 1963 में हुई थी, यह भी लखनऊ में है। तो अब देखिए इन चारों को याद करने की ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले हम ये जो सन है इसे जो है बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले 1926, तो 1926 लिखते हैं, फिर 1962 है, फिर 1963 है, ठीक है, और फिर उसके बाद 1975 है। अब देखिए ये 26, 62, 63, 75, 19 तो सब में सेम है, तो आप जो है याद कर लीजिएगा ये वाला नंबर 26, 62, 63, 75। और इसे जैसे मोबाइल नंबर नहीं याद करते हैं उसी तरीके से बार बार रटिए, जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं वैसे आपको ये भी याद हो जाएगा, ठीक। 26, 62, 63, 75, 26, 62, 63, 75, ठीक। तो ये आपको याद हो गया। अब नाम को याद करने के लिए, और ये चारों देखिए लखनऊ में है, तो आपको अधिक इस पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब इन सब का नाम कैसे याद करना है, देखिए इसके लिए एक कहानी है। एक लड़का है भारत खंडे, ठीक है, ये एक लड़का है भारत खंडे, इसे जो है ललित, एक लड़का दूसरा लड़का है ललित, हाँ। तो ये जो ललित है ये भारत खंडे को क्या सुना रहा है, संगीत सुना रहा है। ललित जो है भारत खंडे को संगीत सुना रहा है, और ये संगीत किसका है, ये संगीत जो है तीसरे आदमी का है जिसका नाम है भारतेंदु, ठीक। तो आपको ये वाक्य याद रखना है कि भारत खंडे को ललित संगीत सुना रहा है भारतेंदु का, भारत खंडे को ललित संगीत सुना रहा है भारतेंदु का। अब इस तरीके से आपको क्रम याद हो जाएगा। सबसे पहले भारत खंडे आ जाएंगे, भारत खंडे को ललित कला अकादमी आ जाएगा, फिर उसके बाद संगीत सुना रहा संगीत नाट्य अकादमी, और भारतेंदु की तो भारतेंदु नाट्य अकादमी। तो अब इस क्रम जब याद हो जाएगा तभी आप 26, 62, 63, 75 तो याद ही रखे हैं, उसी से आप मिला लीजिएगा और सबका सन जो है मेल खा जाएगा और अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए प्रयाग संगीत समिति को देख लेते हैं। तो देखिए प्रयाग इलाहाबाद का नाम हो गया है प्रयागराज, तो इस तरीके से आप स्थान का नाम तो आसानी से याद कर पाएंगे। और थोड़ा सा जो एफर्ट लगाइएगा 1926, जैसे आपका भारत खंडे 26 में हुआ था उसी तरीके से जो है ये भी 1926 में स्थापित हुआ था, ठीक है। अब देखिए भारत कला भवन, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी और वाराणसी में यह स्थापित है। तो इसे याद करने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगा के एक कहानी याद रखिएगा। जो वाराणसी के लोग होते हैं ना उन्हें 20 कलाएँ आती हैं, बहुत कलाकार होते हैं, उन्हें 20 तरीके की कला आती है। तो इस तरीके से आप इसका भी याद कर सकते हैं कि भारत कला भवन 1920 वाराणसी में स्थित है। अब देखिए उत्तर प्रदेश संस्कृत विभाग की स्थापना 1957 में की गई थी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक, क्योंकि ये भी जो है पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश संस्कृत विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों अगर ये समझाने का तरीका आपको मेरा अच्छा लग रहा है तो कृपया करके एक लाइक दे दीजिए, और अभी तक अगर वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखते हैं चौथा प्रश्न, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। देखिए अमीर खुसरो जो हैं इन्होंने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी यह बताना है। ऑप्शन ए है ब्रजभाषा, ऑप्शन बी है अवधी, ऑप्शन सी है खड़ी बोली, ऑप्शन डी है भोजपुरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी खड़ी बोली। खड़ी बोली में अमीर खुसरो जी बहुत अधिक भूमिका अपनी निभाते हैं। अब देखिए अमीर खुसरो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट पर्सन है, इस वजह से इनके बारे में थोड़ा देख लिया जाए। देखिए अमीर खुसरो ने जो है तबला और सितार का जो है आविष्कार किया था, ठीक है। ये देखिए ये तबला है और यह सितार है। अभी आपको आगे मिलेगा कि ये जो सितार है ना ये किसके किसके मतलब किन दो वाद्य यंत्रों के मेल से यह सितार बना है, वो भी प्रश्न पूछा गया है। अभी आगे मैं दिखाता हूँ आपको। तो पहले अभी अमीर खुसरो का देख लीजिए, इनका क्या 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 योगदान था। तो देखिए अमीर खुसरो ने ईरानी, फारसी और भारतीय इन तीनों रागों का जो है मिश्रण किया था। और सबसे अधिक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का मकबरा कहाँ है। तो अमीर खुसरो का मकबरा जो है नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में एक निजामुद्दीन औलिया थे, सूफी संत थे, उन्हीं का मकबरा है, उन्हीं के पास जो है इनकी मज़ार है, ठीक है। अब देखिए जो मैं कह रहा था ये जो सितार का मिश्रण है वह किस दो वाद्य यंत्रों से हुआ है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दे दिया गया है, बांसुरी प्लस वीणा, बांसुरी प्लस सारंगी, वीणा प्लस तंबूरा, वीणा प्लस पियानो। तो देखिए ये जो सितार है इसका निर्माण जो किया गया है वह वीणा प्लस तंबूरे
ये दो वाद्य यंत्रों को मिला के जो है सितार का निर्माण किया गया है। अर्थात सबसे पहले एक वीणा थी और एक सितार, अमीर खुसरो ने दोनों को लिया और दोनों को मिला के सितार का निर्माण कर दिया। ठीक, अब देखिए तंबूरा किसे कहते हैं। अभी आप लोग शायद कुछ लोग तंबूरा नहीं देखे होंगे। देखिए वीणा तो सभी लोगों ने देखा होगा, हमारे नारद भगवान और कुछ देवी देवता लिए रहते हैं, तो वीणा आप लोगों ने देखा होगा। तंबूरा, ये देखिए तंबूरा जो है ये भारत का नहीं था, ये मुख्यतः ईरान से आया है। आप कभी अगर ईरानी कोई मूवी या फिर जो है कोई गाना वाना देखेंगे, पुराना गाना, तो उसमें आपको ये दिखेगा जो सब लेके बजाते रहते हैं। तो अमीर खुसरो जो है ईरानी तंबूरा लेते हैं और भारतीय वीणा, इन दोनों को मिला के सितार बना देते हैं। देखिए छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। सबसे प्राचीन मतलब जो सबसे पहले बना होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारे जो देवी देवता हैं उनके हाथ में जो है जो सबसे मतलब प्रिय वो वाद्य यंत्र है वह वीणा है। वीणा बजाते हुए काफ़ी अधिक नज़र आते हैं। तो मतलब सबसे पुराना वाद्य यंत्र वही होगा, क्योंकि सबसे पुराने भाई देवी देवताओं की जो कहानियाँ हैं, प्राचीन मंदिर हैं, वही तो हैं। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। सातवां प्रश्न है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। आपको बताना है हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है। ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है वृंदावन, ऑप्शन डी है झांसी। तो देखिए हरिदास जयंती प्रतिवर्ष जो है ऑप्शन सी वृंदावन में मनाई जाती है। अब देखिए हरिदास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है व्यक्ति हैं, इनके बारे में भी कुछ डिटेल में देखा जाता है। देखिए हरिदास जो है इनका जन्म हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ था। ठीक है, इनका निवास स्थान वृंदावन आप जानते हैं कि मथुरा में है। ठीक है, मथुरा में है वृंदावन, और वृंदावन में ही है एक निधिवन। तो वहाँ इनका निवास स्थान था। अब हरिदास जी ने जो है ध्रुवपद और धमार, ये दोनों राग है, इसका प्रवर्तन किया था। मतलब ध्रुवपद गाने की शैली है। ठीक है, इसका जो है इन्होंने प्रवर्तन किया, अर्थात आविष्कार किया। ध्रुवपद में यह सब सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। इनके 8 शिष्य थे, जिनमें से तानसेन और बैजू बावरा, ये दोनों लोग बहुत ही प्रसिद्ध मतलब संगीतकार थे। अब देखिए तानसेन जो थे इनकी प्रसिद्धि क्या थी। जो तानसेन थे ये ध्रुवपद गाते थे, राग दीपक गाते थे और वीणा वादन करते थे। इन 3 चीज़ों में ये बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। राग दीपक जानते हैं किसे कहते हैं? आप लोग सुने होंगे कहानियों में कि तानसेन जब गाते थे तो मतलब दिए जल उठते थे। दिए जल उठते थे, मतलब उनके राग में इतना वो ऊर्जा थी कि वो दिए को जला देता था। बहुत ही कलाकार थे तानसेन। और वहीं देखिए बैजू बावरा थे, इनके अंदर सबसे बड़ी कला थी, इन्हें राग में बहुत अच्छी तरीके से गाने आता था। अर्थात जब ये गाते थे तो बारिश होने लगती थी। देखिए पुराने जो संगीतकार हैं कितने तेजस्वी हैं। एक तानसेन है जो गा के जो है दीपक जला देते हैं, वहीं बैजू बावरा जो है गा के बारिश करा देते हैं। और हमारे आज के जो गायक हैं वो गा के जो है अपने गाने के माध्यम से ही मार करा देते हैं। तो ऐसे ऐसे कलाकार जो है पड़े रहते हैं। देखिए 8वां प्रश्न अब देखते हैं। देखिए फैजाबाद के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। ऑप्शन ए है मुत्सरी बाई, ऑप्शन बी है खुशी महाराज, ऑप्शन सी है मेहदी खान, ऑप्शन डी है ठाकुर प्रसाद। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, खुशी महाराज ने जो है शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है बिरजू महाराज कत्थक, ऑप्शन बी है बिस्मिल्लाह खां शहनाई, ऑप्शन सी है मुमताज़ खां हारमोनियम, ऑप्शन डी है अमजद अली खान सरोद। देखिए एक तरफ जो है व्यक्तियों के नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उनका जो है कार्य दिया गया है कि मतलब बिरजू महाराज कत्थक करते थे कि नहीं। इस तरीके से पूछा गया है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी। ये मुमताज़ खान का जो हारमोनियम दिया गया है ना, तो ये मुमताज़ खान हारमोनियम नहीं बजाते थे, ये जो है शहनाई बजाते थे। ये शहनाई बजाते थे, जैसे बिस्मिल्लाह खां बजाते थे। बिरजू महाराज जो है वह कत्थक करते थे और अमजद अली खां सरोद बजाते थे। अब इसका देखिए थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कत्थक जो है ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, तो यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे यही पूछा जाएगा कि कत्थक नृत्य बैजू बावरा कत्थक नृत्यकार बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं, या फिर पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन कत्थक नृत्यकार है। ठीक, तो आपको नाम और घराना याद रखना है कि कितने कितने लोग
कथक करते हैं। अब यहाँ जो नाम दिया गया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वही दिया गया है, फालतू के नाम आपको नहीं दिए गए हैं, क्योंकि बहुत अधिक जो है नृत्यकार हैं, लेकिन वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। जो मशहूर हैं उन्हीं का पूछता है, तो आप उन्हीं को याद भी करिए, ठीक है। तो देखिए जो लखनऊ घराना है, इसमें आपके बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज और अच्छन महाराज और बिंदादीन, इतने लोग जो है बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर महिलाओं को देखें लखनऊ घराने में ही, तो उर्मिला शर्मा है, शैलजा सिंह है, परोमिता दास, ठीक, ये 3 महिलाएं हैं जो कथक नृत्य करती हैं, लखनऊ घराने की हैं। और वहीं अगर आप बनारस घराने में देखेंगे तो पंडित शिवनंदन मिश्रा हैं, बड़े रामदास हैं, छोटे रामदास हैं, हरिशंकर मिश्र हैं, उदय शंकर गोपी कृष्ण हैं, और महिलाओं में सितारा देवी हैं और अलकनंदा हैं। तो इतने लोग जो है बनारस घराने में हैं जो कथक नृत्य करती हैं। अब देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ट्रिक के माध्यम से हो सके तो आप देख लीजिएगा। इसमें देखिए सबसे बड़ा यहाँ ट्रिक क्या है, लखनऊ घराने में जितने हैं सबके पीछे महाराज लगा है, बस ये जो बिंदादीन है इनके पीछे नहीं लगा है, ठीक। और बनारस घराने में किसी के पीछे महाराज नहीं लगा है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ये सारे नाम। अब देखिए जो ये जो शहनाई है, ये आप के जो है बिस्मिल्लाह खां और मुमताज़ खां, ये 2 लोग जो है शहनाई बजाते हैं, और ये दोनों लोग जो है बनारस घराने से संबंधित हैं। वहीं सरोद जो है अमजद अली खां बजाते हैं, और यह सैनिया घराने से संबंधित हैं। ये देखिए ये सरोद है। हाँ, कई लोगों को सरोद नहीं पता होगा कैसा दिखता है। देखिए 10वां प्रश्न है, संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल। ऑप्शन ए है सुल्तान हुसैन सरकी, ऑप्शन बी है वाजिद अली शाह, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है बेगम हज़रत महल। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है वाजिद अली शाह, ठीक है। ये जो है अवध के नवाब थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं व्याख्या। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन ये भी हैं क्योंकि यहाँ से काफ़ी अधिक प्रश्न उठते हैं। देखिए जो वाजिद अली शाह हैं, इनके समय में ठुमरी गायन काफ़ी जो है लोकप्रिय हुआ, ठीक है। ठुमरी गायन की बंदिशें ये जो है अख्तर पिया के उपनाम से ये लिखते थे, अर्थात वाजिद अली शाह के नाम से नहीं लिखते थे, अख्तर पिया के नाम से लिखते थे, ठीक है। वाजिद अली शाह के दरबार में एक बिंदादीन और एक कोदऊ सिंह, ये 2 लोग जो है दरबार में रहते थे। बिंदादीन जो है कथक नृत्य करते थे लखनऊ घराने से, इससे पहले हम आपको बताए थे, ठीक है। देखिए कोदऊ सिंह क्या करते थे वो भी अभी देखते हैं। सबसे पहले बिंदादीन को देखते हैं। बिंदादीन कथक नृत्य करते थे, लखनऊ घराने से हैं, ठीक। इन्होंने कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश किया, अर्थात जब बिंदादीन नाचते थे ना, जब मतलब कथक करते थे, तो ये जो है उसमें ठुमरी मतलब गाया जाता था, तो तब ये नाचना कथक करना प्रारंभ कर देते थे। मतलब कथक नृत्य और ठुमरी गायन इन दोनों को मिक्स कर दिया गया, जैसे कि हिप हॉप डांस जो होता है और भोजपुरी, इन दोनों को मिक्स करके जो है किया जाए, उसी तरीके से है। अब देखिए कोदऊ सिंह जो है पखवाजी बजाते थे, ये लखनऊ घराने से थे। और कोदऊ सिंह के अलावा जो है पंडित सखाराम और पंडित अयोध्या प्रसाद, ये 2 लोग और हैं, ये 2 लोग भी पखवाजा बजाते थे, और ये दोनों लोग जो है लखनऊ घराने से हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं, आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता माना जाता है। ऑप्शन ए है गुलाब नबी सौरी, ऑप्शन बी है उस्ताद फैयाज खां, ऑप्शन सी है असित कुमार हल्दर, ऑप्शन डी है पंडित राम सहाय। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उस्ताद फैयाज खां। इन्हें जो है आधुनिक शास्त्रीय गायन का जो है पिता माना जाता है। तो देखिए जो जन्मदाता होते हैं ना, इन्हें जो है काफ़ी अधिक पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये पहले व्यक्ति होते हैं जो उसमें बहुत ही अधिक मतलब उसका विकास करते हैं। अब देखिए ये जो गुलाब नबी सौरी हैं, इन्होंने जो है लखनऊ के टप्पा शैली का प्रवर्तन किया, ठीक है। और उस्ताद फैयाज खां, जिन्होंने आधुनिक कला शैली का जो अभी देखे थे, आधुनिक शास्त्रीय गायन का जो है इन्होंने प्रवर्तन किया, आविष्कार किया। तो इन्हें जो है आफ्ताब ए मौसीकी, ये इनका उपनाम है, आफ्ताब ए मौसीकी, इसे हिंदी भाषा में जो है संगीत का सूर्य कहा जाता है, ठीक है। उस्ताद फैयाज खां को आफ्ताब ए मौसीकी उपनाम से जाना जाता है। वहीं जो पंडित सखाराम हैं, यह वाराणसी घराने में तबले का प्रारंभ करते हैं। मतलब इनसे पहले जो है कोई तबला जो है नहीं बजाता है वाराणसी घराने में। जब ये पंडित राम सहाय पैदा होते हैं, फिर उसके बाद जो है ये तबला बजाना शुरू करते हैं वाराणसी घराने में, ठीक। वहीं मोदू खां और बक्सूर खां, ये 2 लोग भी जो है ना, ये लोग लखनऊ घराने में तबला बजाना प्रारंभ करते हैं। अब देखिए 12वां प्रश्न है, पखावज वादक पागलदास किस घराने से संबंधित थे। ये देखिए ये पखावज है, हाँ, ये पागलदास को आपको बताना है ये किस घराने से संबंधित थे। ये पखवाजा वादक थे, बहुत प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए है लखनऊ घराना, ऑप्शन बी है इटावा घराना, ऑप्शन सी है बनारस घराना, ऑप्शन डी है किराना घराना।
तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, बनारस घराना। ठीक है, पागल दास जो है वह बनारस घराना से थे और ये पखवाजा बजाते थे। ये तीनों फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछेगा, ये भी पूछ सकता है पागल दास सॉरी बनारस घराने के पागल दास किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। ठीक है, तो देखिए जो बनारस घराना है, हाँ, इसमें जो पखवाजा वादक हैं जो फेमस हैं, एक है पागल दास, एक है मन्नू मिश्र और एक है महंत अमरदास। ये तीन लोग जो है बनारस घराने के हैं और ये लोग जो है पखावज बजाते हैं। और वहीं लखनऊ घराना में पखावज वादक हैं कोदऊ सिंह, पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद। ये तीन लोग जो है लखनऊ घराने में हैं जो पखावज बजाते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है दूल्हे खां तबला, ऑप्शन बी है सादिक अली सारंगी, ऑप्शन सी है हिरेंद्र गांगुली तबला, ऑप्शन डी है गुलाम मोहम्मद सितार। ठीक है, एक तरफ जो है व्यक्ति का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ जो है उनकी कला को दिया गया है कि मतलब यह कला वो करते थे कि नहीं। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, जो दूल्हे खां हैं वह तबला नहीं बजाते थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यही है कि दूल्हे खां तबला नहीं बजाते थे। अब बाकी जो है सादिक अली सारंगी बजाते थे, हिरेंद्र गांगुली तबला बजाते थे और गुलाम मोहम्मद सितार बजाते थे। 14वां प्रश्न है, ख्याल गायक राजन साजन मिश्र का किस घराने से संबंध था? जो राजन साजन मिश्र थे ये ख्याल गायक थे, इनका किस घराने से संबंध था? ऑप्शन ए है लखनऊ घराना, ऑप्शन बी है बनारस घराना, ऑप्शन सी है किराना घराना, ऑप्शन डी है सोनिया घराना। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लखनऊ घराने से ये लोग जो है संबंधित थे और ये ख्याल गायन करते थे। देखिए जो बनारस घराने में ख्याल गायक हैं, एक है राजन साजन मिश्र, एक छन्नू लाल मिश्र, एक अमरनाथ पशुपति नाथ मिश्र, अमरनाथ पशुपतिनाथ मिश्र। ये तीन लोग जो है ख्याल गायन करते थे, बनारस घराने के थे। ठीक है, सॉरी ये जो प्रश्न का गलत मतलब आंसर लगा दिए थे, ये है बनारस घराना। ठीक है, इसे आप सही कर लीजिएगा। 15वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। अब देखिए एक तरफ जो है आपका लोकगीत दिया गया है और दूसरी तरफ जो है क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से जितने भी लोकगीत हैं उनके बारे में शुरू किया जाएगा और इसमें अधिकतर प्रश्न यही पूछा जाता है कि कौन सा लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे बिरहा है तो ये आपको बताना है किस क्षेत्र में है, कजरी है, मल्हार है, रसिया। ठीक है, और एक तरफ क्षेत्र दिया गया है। तो देखिए जो बिरहा है वो आपका जो है भोजपुरी मतलब जो पूर्वांचल क्षेत्र होता है वहाँ जो है गाया जाता है, कजरी आपका अवध में गाया जाता है, मल्हार आपका जो है कौरवी में गाया जाता है और रसिया आपका ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। अर्थात 1, 2, 4, 3, तो ये किस में मैच कर रहा है? ये आपका ऑप्शन डी में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी सही है। तो अब देखिए अब इसे जो याद करने की ट्रिक है, हाँ, अब मैं आगे आपको वो बताता हूँ। देखिए पूर्वांचल क्षेत्र जो है इसमें जो है बिरहा जो है विशेष रूप से गाया जाता है। जो भोजपुरी वाला क्षेत्र होता है वही पूर्वांचल का क्षेत्र, वही भोजपुरी का क्षेत्र होता है। ठीक, तो अब इसके जो लोकगीत है, एक बिरहा है, ये विशेष रूप से यहाँ गाया जाता है, चैता है, सोहर है, सोहनी है, रोपनी है और कजरी। ठीक, तो ये सब चीज़ जो ये जितने भी लोकगीत हैं ये आपके पूर्वांचल क्षेत्र में गाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए पूर्वांचल का जो क्षेत्र आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला क्षेत्र, ये पूर्वांचल का पूरा क्षेत्र है। हाँ, जितने भी ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं सब जो है पूर्वांचल के ज़िले हैं। जैसे कि आपका बलिया, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, जौनपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, मऊ, वाराणसी। देखिए इतने ज़िले तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर रखे गए हैं, और भी ज़िले हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ ज़िले जैसे कि ये पूर्वांचल का क्षेत्र है, हाँ, और ये अवध का क्षेत्र है, तो कुछ ज़िले जो इसके बॉर्डर पे पड़ेंगे ना वो आपके पूर्वांचल में भी होंगे और अवध में भी आएंगे। ठीक, तो इस वजह से आपको कन्फ्यूज नहीं होना। तो अब देखिए अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है। अब इतना तो याद करना मुश्किल होगा, तो इसके देखिए याद करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक है, आपको ये याद करना है। हाँ, याद क्या करना है, आपको ये रट लेना है। आप जैसे दो मतलब कविता याद करते हैं ना 2-3 लाइन की, तो यही 2 लाइन की आपको ये याद करना है। तो ये है पूर्वा का बिरहा सोहर सोहनी। ठीक है, पूर्व का बिरहा सोहर सोहनी, कजरी रोपनी चैत में, कजरी रोपनी चैत में। देखिए पूर्व का बिरहा, पूर्व से पूर्वांचल हो जाएगा, बिरहा से बिरहा हो जाएगा, सोहर से सोहर हो जाएगा, सोहनी से सोहनी हो जाएगा, कजरी से कजरी हो जाएगा, रोपनी से रोपनी चैता। ठीक है, आपका कुल मिला जुला के कुल 6 जो है, हाँ, आप लोकगीत आराम से याद कर लेंगे। आपको कैसे करना है,
पूर्व का बिरहा सोहर सोहनी कजरी रोपनी चैत में। पूर्व का बिरहा सोहर सोहनी कजरी रोपनी चैत में। यह आपको 7-8 बार जो है कहना है और आराम से आपकी ज़बान पे ये बैठ जाएगा। अब देखिए अवध क्षेत्र का जो है, अवध क्षेत्र का लोकगीत है सोहर। अब सोहर जो है आप पूर्वांचल में भी देखे थे, अवध क्षेत्र में भी है। और उसी तरीके से कजरी आपका पूर्वांचल में भी है और अवध क्षेत्र में भी है, ठीक है। और इसके अलावा संस्कार, नटका और कव्वाली, हाँ, इतने जो हैं लोकगीत ये आपके अवध क्षेत्र के हैं। तो इसे याद करने की ट्रिक क्या है, इसे भी आप उसी तरीके से याद करेंगे। अवध की कजरी सोहर गाए, अवध की कजरी सोहर गाए, कौवा नाटक करे संस्कार का, कौवा नाटक करे संस्कार का, ठीक है। इसे भी आप 8-10 बार कहेंगे, हाँ। अवध की कजरी, कजरी से तो कजरी हो जाएगा, सोहर से सोहर हो जाएगा, गाय से कुछ नहीं होगा। कौवा से कव्वाली होगा, ठीक है, कौवा से कव्वाली होगा, नाटक से नटका होगा और संस्कार से संस्कार होगा, ठीक है। अवध की कजरी सोहर गाए, कौवा नाटक करे संस्कार का। अवध की जो कजरी है वो सोहर गा रही है और जो कौवा है वह नाटक कर रहा है संस्कार का, ठीक है। तो ये देखिए ये अवध का क्षेत्र है, इसमें जितने भी ज़िले आते हैं, जो आपके ये ज़िले हैं ये सब जो है अवध क्षेत्र के ज़िले हैं, ठीक है। अब देखिए ब्रज क्षेत्र देख लेते हैं। देखिए ब्रज क्षेत्र के जो लोकगीत हैं यह है झूला, होरी, लंगूरिया और रसिया। ये 4 जो है लोकगीत यहाँ के प्रमुख हैं। तो इसे याद करने की सबसे सही ट्रिक है, देखिए लंगूरिया, लंगूरिया से आप लंगूर बंदर याद रखेंगे, ठीक। झूला, तो ये झूला झूल रहा है, हाँ, रस्सी पकड़ के झूला झूल रहा है। तो ये जो रस्सी है इससे आप रसिया याद रखिएगा। तो रसिया पकड़ के ये जो मतलब रस्सी पकड़ के लंगूर झूला झूल रहा है, ठीक। लंगूर से लंगूरिया हो जाएगा, झूला से झूला हो जाएगा, रस्सी पकड़ के झूल रहा है तो इससे रसिया रसिया हो जाएगा। और ये कब झूल रहा है, यह होली के त्यौहार में झूल रहा है, ठीक है। तो ये इमेज आपके दिमाग में तुरंत बन जाएगी। अभी आके आप देखिएगा जैसे जैसे प्रश्न आएगा आपके तुरंत रिकॉल होगा, हाँ, कौन कहाँ का था। बस इतना है कि जैसे जैसे ये चलता जा रहा है आप 7-8 बार 10 बार जो है ये जितनी भी चीज़ें हैं ट्रिक जो बता रहा हूँ आप एक बार दोहरा लिया करिए, मतलब दोहराते चलिए। अब देखिए ये जो ब्रज क्षेत्र, आपको दिखा देता हूँ ये ब्रज क्षेत्र कौन सा है। ये जो आपका वेस्टर्न यूपी है ना, यही आपका जो है ब्रज क्षेत्र का एरिया है। यहाँ जितने ज़िले आते हैं वो यह हैं, इससे भी अधिक ज़िले आते हैं, ये तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए कौरवी क्षेत्र, कौरवी क्षेत्र का एक ही लोकगीत है मल्हार, आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो कजरी का जो विशेष क्षेत्र है यह मिर्ज़ापुर और वाराणसी, जो आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ना, वहाँ जो है कजरी विशेष रूप से गाई जाती है। तो इस तरीके से देखिए कजरी जो है आपका पूर्वांचल में भी है, अवध में भी है, और ये बुंदेलखंड साइड का क्षेत्र जो है मिर्ज़ापुर, यहाँ भी कजरी जो है गाई जाती है, ठीक। लेकिन विशेष रूप से मिर्ज़ापुर और वाराणसी में ही गाई जाती है। देखिए 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। आला, महोबा, बिरहा, कन्नौज, रसिया, बरसाना, कजरी, मिर्ज़ापुर। अब देखिए आप जब उन पूर्वांचल के ज़िलों को देखेंगे, रुहेलखंड के ज़िलों को देखेंगे, अवध के ज़िलों को देखेंगे, तभी इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि महोबा जो है किस क्षेत्र में आता है, ठीक है, कन्नौज किस क्षेत्र में आता है, तभी आप बता पाएंगे, ठीक। तो ये देखिए महोबा जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का ज़िला है, तो बुंदेलखंड में आला गाया जाता है, तो ये तो सुमेलित है। बिरहा जो है कन्नौज, हाँ, तो देखिए जो कन्नौज है ना आपका, ये कन्नौज रुहेलखंड क्षेत्र का एरिया है, तो रुहेलखंड में बिरहा नहीं गाया जाता है, ठीक। तो यही आपका सही होगा कि मतलब यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब चीज़ जो है सुमेलित है। बरसाना आपका मथुरा में पड़ता है और मथुरा जो है ब्रज क्षेत्र में पड़ता है। ब्रज क्षेत्र में आप जान रहे थे कि लंगूर जो है झूला झूल रहा था रस्सी पकड़ के, ठीक है। मिर्ज़ापुर, कजरी, इस तरीके से। अब देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र का जो है अभी हम नहीं देखे थे, उसे भी देख लीजिए लोकगीत। देखिए यहाँ जो बुंदेलखंड में आल्हा ये विशेष रूप से गाया जाता है, हाँ, और एक होता है हरदौल और एक होता है पमारा। कुल ये 3 लोकगीत जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के लोकगीत हैं। अब देखिए इसे याद करने की ट्रिक है, आप याद रखिएगा ये वाक्य, बुंदेली आल्हा हरदौल पमारा, बुंदेली आल्हा हरदौल पमारा। 8-10 बार ऐसे ही आप रिवाइज करिएगा, बुंदेली आल्हा हरदौल पमारा, ठीक, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब ये देखिए बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है और ये बुंदेलखंड के ज़िले हैं। कुछ ज़िले जो बॉर्डर के ज़िले होंगे आपके अवध में भी आ जाएंगे, पूर्वांचल में भी आ जाएंगे और उधर आपके ब्रज क्षेत्र में आ जाएंगे, तो इस वजह से अधिक आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है।
ऑप्शन ए है आल्हा, ऑप्शन बी है बिरहा, ऑप्शन सी है रसिया, ऑप्शन डी है लंगूरिया। तो बुंदेलखंड का जो लोकप्रिय गीत है वह है ऑप्शन ए आल्हा। आल्हा जो है बुंदेलखंड में विशेष रूप से गाया जाता है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है कजरी बनारस, ऑप्शन बी है बिरहा कानपुर, ऑप्शन सी है होली ब्रिज, ऑप्शन डी है लंगूरिया हाथरस। देखिए एक तरफ जो है लोकगीत दिया गया है, दूसरी तरफ जो है क्षेत्र दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा लोकगीत अपने क्षेत्र से सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ऑप्शन बी है बिरहा, ठीक है, यह कानपुर में जो है नहीं गाया जाता है, क्योंकि बिरहा के संबंध में आपने याद किया था, पूर्व का बिरहा सोहर सोहनी कजरी रोपनी चैत में, ठीक है। तो पूर्व का बिरहा मतलब पूर्वांचल, ये जो बिरहा है यह जो है पूर्वांचल में गाया जाता है, और पूर्वांचल का जिला जो है कानपुर नहीं है, कानपुर जो है रुहेलखंड का जिला है, ठीक है। तो इस वजह से यह सही है आपका, मतलब यही जो है सुमेलित नहीं है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? ऑप्शन ए है बिरहा, ऑप्शन बी है ढोला मारू, ऑप्शन सी है कजरी, ऑप्शन डी है रसिया। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये जो ढोला मारू है ना, ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, यह राजस्थान का जो है लोकगीत है, ठीक। तो ढोला मारू राजस्थान का लोकगीत है, बाकी जो तीनों हैं यह उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है आल्हा बुंदेलखंड, ऑप्शन बी है बिरहा पूर्वांचल, ऑप्शन सी है चैता रुहेलखंड, ऑप्शन डी है कजरी अवध। तो देखिए जो ट्रिक हम आपको बताए थे, बुंदेली आला हरदौल पमारा, तो बुंदेलखंड का आला सुमेलित है, पूर्वांचल का पूर्व का बिरहा सोहर सोहनी, तो पूर्वांचल का जो है बिरहा सही सुमेलित है। रुहेलखंड का चैता, तो रुहेलखंड का चैत जो है यह सुमेलित नहीं है, और जो चैता गाया जाता है ये आपका पूर्वांचल, पूर्व का बिरहा सोहर सोहनी कजरी रोपनी चैत में, ठीक है। तो जो चैता गाना है लोकगीत है वह पूर्वांचल का गीत है, ठीक। तो इसी तरीके से यही आपका ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, बाकी सब जो है सुमेलित हैं। कजरी आपका अवध का है, ठीक, और विशेष रूप से कजरी जो है मिर्ज़ापुर में गाया जाता है। अब देखिए रुहेलखंड का जो है, रुहेलखंड का जो क्षेत्र है आपका ये वाला पड़ता है, ये आपका बरेली और पीलीभीत वाला जो एरिया है ना मुरादाबाद, ये आपका रुहेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ के लोकगीत हैं लावड़ी और 72 बील, ठीक, ये 2 लोकगीत हैं। अब अगर ये 2 लोकगीत आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो इसके लिए हम नीचे ट्रिक भी बनाए हैं, रुहेली वाणी 72 वाली, रुहेली वाणी 72 वाली, ठीक है। 8-10 बार कहेंगे रुहेली वाणी 72 वाली, तो रुहेलखंड से रुहेली से रुहेलखंड हो जाएगा, वाणी से लावड़ी हो जाएगा, और 72 वाली से 72 बील हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोकगीत जो है आपके रुहेलखंड से संबंधित हैं, और ये रुहेलखंड के कुछ ज़िले दिए गए हैं जो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं, ठीक है, और भी ज़िले हैं रुहेलखंड में। तो दोस्तों आज की ये थी वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।